literally means. रमेश अपनी पत्नी रेशमा के साथ रहता था। वो स्कूल के बाहर आइसक्रीम का ठेला लगाया करता था, लेकिन ठंड के दिन आने वाले थे, इसलिए वो बहुत परेशान था। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं रेशमा, ठंड के दिन आने वाले हैं। आइसक्रीम की बिक्री पहले जितनी नहीं होगी। ये ठंड गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात है, लेकिन कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। वही सोच रहा हूँ, कैसे इस ठंड को काटा जाएगा। एक दिन रमेश सुबह से ही आइसक्रीम का ठेला लगाकर खड़ा था, लेकिन उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। उसकी सारी आइसक्रीम धरी की धरी रह जाती है। तभी एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ रमेश के ठेले के पास आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता है। मम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है। नहीं बेटा, ठंड के मौसम में आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाएगा। मुझे ना मम्मी आइसक्रीम बहुत पसंद है, एक खाने दो ना। चल, मैं तुझे सूप पिलाती हूँ। ठंड के दिनों में आइसक्रीम खाना अच्छा नहीं होता। रमेश अपना ठेला लेकर वहाँ से चला जाता है। उदास मन से वापस वो घर की ओर चल पड़ता है। क्या हुआ, आप मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं? ठंड बढ़ती ही जा रही है और इस बार हमारे शहर में हर बार से ज्यादा ठंड पड़ी है। इसीलिए हर माँ बाप अपने बच्चे को आइसक्रीम खाने से रोक रहे हैं। लेकिन हम जैसे छोटे व्यवसाय वाले लोग क्या कर सकते हैं? हम अपना काम तो नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ठंड के मारे रमेश और रेशमा का बुरा हाल हो जाता है। व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो जाता है और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। इस वजह से उनका मकान मालिक भी उन्हें घर से निकाल देता है। वो सड़क के किनारे रहकर अपना गुजारा करने लगते हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं है, कोई काम भी नहीं मिल रहा। तुम चिंता मत करो, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। एक दिन रमेश खाने के लिए कुछ सामान लाने जा रहा होता है। तभी एक तेज रफ्तार में आती गाड़ी रमेश को टक्कर मार देती है। ये गाड़ी उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे की होती है, जिस स्कूल में बाहर रमेश आइसक्रीम बेचा करता था। ये तो हमारे स्कूल के बाहर आइसक्रीम का ठेला लगाने वाले अंकल हैं। माफ करिए भाई साहब, ठंड की वजह से कोहरा हो गया है, जिस वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा और गाड़ी आपसे जाकर टकरा गई। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तब तक आप लोग मेरे घर पर रुक सकते हैं। सुरेश अपनी गाड़ी में रेशमा और रमेश को लेकर जाता है, जिसमें ठंड से बचने के लिए हीटर लगा होता है। सुरेश हॉस्पिटल में रमेश का इलाज करवाता है और उसे अपने घर लेकर जाता है। जब तक आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। आपने हमारे लिए इतना किया, वही काफी है। आपके पास हमारे लायक अगर कोई काम हो तो बताइए। आप मेरे घर की केयर टेकर का काम कर सकती हैं और रमेश जब ठीक हो जाए तो वो ड्राइवर का काम कर सकता है। रमेश और रेशमा सुरेश के घर में रहने लगते हैं। रेशमा घर का सारा काम करने लगती है। रेशमा जब बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है तो वहाँ नल से गर्म पानी निकलने लगता है। यहाँ बर्तन धोने के लिए गर्म पानी आता है और एक आम गरीबों को पीने का पानी भी नसीब नहीं होता। रेशमा फटाफट बर्तन धोकर सुरेश के बच्चे को सुलाने लगती है। वो देखती है कि वहाँ एक मखमल का कंबल रखा हुआ है जो बेहद ही कोमल है। मैंने आज तक इतनी कोमल चादर कभी नहीं देखी। हम गरीबों को तो चटाई भी मिल जाए सोने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। रेशमा ये सारी बातें रमेश को जाकर बताती है। अमीरों की दुनिया कितनी अलग है हमसे। हम जिंदगी भर कितना भी काम कर लें, लेकिन इनकी तरह जिंदगी नहीं जी सकते। यहाँ तो हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ठंड से बचने के लिए तरह तरह के उपाय हैं। ये ठंड सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। अगले दिन सुरेश रेशमा को गर्मा गर्म नाश्ता बनाने को बोलता है। आज मैंने घर पर विंटर पार्टी का प्लान किया है। मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। तुम ये क्या होता है? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बारबेक्यू एक तरह का चूल्हा होता है जिसमें सब्जियां, पनीर और गोश्त सेक कर ठंड के दिनों में खाए जाते हैं। ठीक है बाबू साहिब, मैं इसकी तैयारी करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और वो भी उसी घर में ड्राइवर का काम करने लगता है। दिन में
रमेश सुरेश को गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा था। यहाँ के लोगों की तो गाड़ी भी गर्म रहती है। अमीरों को ठंड का बिल्कुल एहसास नहीं होता। इनके कपड़े नर्म, मुलायम और गर्मी का एहसास दिलाते हैं। ऐसा नहीं है, हमें ठंड का एहसास है। इस मुकाम तक आने के लिए मैंने भी बहुत चप्पलें घिसी हैं, इसीलिए दूसरों की परेशानी को कम करने की कोशिश करता हूँ। मैं समझ गया साहब, हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाता है। रमेश और रेशमा मन लगाकर सुरेश के घर में काम करने लगते हैं और अपनी कमाई से थोड़े पैसे गरीबों की मदद करने के लिए भी देने लगते हैं। दुगने खिलौने। बहुत समय पहले किसी शहर में 6 साल की मिष्टी और 7 साल का मयंक अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। मिष्टी और मयंक के पास बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन वो कभी अपने खिलौने एक दूसरे के साथ नहीं बांटते थे और हमेशा इस बात पर झगड़ा किया करते थे कि किसके पास ज्यादा खिलौने हैं। मेरे पास ज्यादा खिलौने हैं। नहीं, मेरे पास तुमसे भी ज्यादा खिलौने हैं और मेरे खिलौने तुम्हारे खिलौनों से अच्छे हैं। नहीं, मेरे पास तुमसे ज्यादा अच्छे खिलौने हैं। एक दिन उनके दादाजी उनके घर रहने आए। वो अपने साथ बहुत अच्छे खिलौने भी लाए थे। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाया हूँ। वाह, इतने सारे खिलौने। वो दोनों आगे बढ़े और उन्होंने दादाजी के हाथ से एक एक थैला ले लिया। ये वाले खिलौने मेरे और ये वाले खिलौने मेरे। मैं ये सभी खिलौने तुम दोनों के लिए ही लाया हूँ, तो इन्हें बांटने की क्या जरूरत है? नहीं दादाजी, हम कभी अपने खिलौने नहीं बांटते। कभी भी नहीं। ये सुनकर दादाजी को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने बच्चों को कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन दोनों बच्चे हमेशा की तरह झगड़ रहे थे। मेरे पास ज्यादा खिलौने हैं। नहीं, मेरे पास तुमसे भी ज्यादा खिलौने हैं। इस बार भी दादाजी ने सोचा कि बच्चे खुद समझ जाएंगे। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन दादाजी ने सोचा, ये बच्चे ऐसे नहीं समझेंगे, मुझे ही इन दोनों को एकता का मतलब समझाना होगा। ये सोचकर वो बच्चों के कमरे में गए। कमरे में बच्चे हमेशा की तरह झगड़ रहे थे। दादाजी को देखकर वो दादाजी से पूछने लगे, दादाजी, अब आप ही बताइए किसके खिलौने ज्यादा हैं? हाँ दादाजी, आप ही बताइए किसके पास ज्यादा खिलौने हैं। मेरे हिसाब से तो तुम दोनों के पास ही बहुत कम खिलौने हैं। क्या? लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के खिलौने दुगने कर सकता हूँ। वो कैसे? जादू से। जादू से? हाँ, जादू से। अब जल्दी से अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी तुम दोनों के खिलौने दुगने कर देता हूँ। दादाजी के ऐसा कहने पर दोनों बच्चों ने आंखें बंद कर ली। दादाजी आगे बढ़े और उन्होंने दोनों बच्चों के खिलौने आपस में मिला दिए। फिर वो वापस बच्चों के पास आकर खड़े हो गए। अब तुम आंखें खोल सकते हो। बच्चों ने आंखें खोली तो सारे खिलौने मिले हुए थे। ये देखकर दोनों बहुत गुस्सा हो गए। दादाजी, ये आपने क्या किया? आपने हम दोनों के खिलौने मिला क्यों दिए? इस पर दादाजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, मिला नहीं दिए, मैंने तुम दोनों के खिलौने दुगने कर दिए। बच्चों, एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर हम मिलजुल कर रहें तो इन खिलौनों की तरह हमारी ताकत भी दुगनी रहती है। इसलिए हमें झगड़ना नहीं चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। आखिरकार दादाजी के समझाने पर बच्चे मिलजुल कर रहने का महत्व समझ गए और फिर उन्होंने कभी खिलौनों को लेकर झगड़ा नहीं किया।